So children, we were learning how to find electric field in different cases. We started with the point charge, electric field of a point charge at a point, है ना, r distance पर. और उसके बाद हमने फिर डिफरेंट दो चार्ज के डाइपोल का केस किया. और आज हम लोग 4 चार्जेस का केस भी करने जा रहे हैं. ये 2004 के बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है. इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि भाई 2 चार्ज से जब हम 4 चार्ज सिस्टम में स्विच करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे निकलती है. और फिर धीरे धीरे करके हम ऐसी पोजीशन में पहुंचने वाले हैं जहां हमको समझ आएगा कि कूलम्स लॉ तो लिमिटेड है पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन हमें प्रैक्टिकली पॉइंट चार्ज तो नहीं मिलते ना. कई बार तो हमको एक चार्ज रॉड मिल सकती है, एक चार्ज रिंग मिल सकती है, एक चार्ज स्फीयर मिल सकता है, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना मुश्किल होता जाता है. तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर धीरे धीरे करके कुछ ऐसे सवालों पर पहुंचेंगे जो हमें गॉस लॉ तक पहुंचाएगा. इस क्वेश्चन को देखो. इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि एक सर्कल है जिसके ए बी सी डी 4 पॉइंट्स पर चार्जेस रखे हैं Q, 2Q, 4Q, 2Q, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2 मीटर. Q इज 4 माइक्रोकूलम, ठीक, एंड यू आर सपोज टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O. तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी रहती है वहाँ पर हम इमेजिन करेंगे कि एक +1 कूलम चार्ज रखा हुआ हो. तो हमने सबसे पहले उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रख लिया. दूसरा काम क्या होता है, जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से +1 कूलम चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना लें. तो देखो, Q की वजह से इस +1 कूलम चार्ज को रिपल्शन लगेगा. तो हमने Q और +1 इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये एरो बना लिया जो रिपल्सिव फोर्स है. इसके बाद 4Q को देखो. 4Q की वजह से भी इसे रिपल्शन ही मिलेगा. तो हमने 4Q से +1 को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये वेक्टर बना लिया, फोर्स ड्यू टू 4Q. ये वेक्टर है फोर्स ड्यू टू Q. इस वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी टेल +1 कूलम चार्ज पे. इस वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसी पॉइंट +1 कूलम चार्ज पे. सिमिलरली 2Q से जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव लगेगा. तो फोर्स एट B, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट B, फोर्स जो D पर जो चार्ज है 2Q उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इस लाइन को ज्वाइन करें. तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेक्टर का यहाँ, और ये रहा फोर्स ड्यू टू चार्ज एट D. सारे चार्जेस जब लगा, फोर्सेस जब लगा लिए, फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हमने पहले फोर्स लगाया और हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गई, ठीक. अब हम देखेंगे कि ये दो चार्जेस तो इक्वल हैं और दोनों ही से ये पॉइंट R डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर. तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट D, इट विल बी KQ/R². ये तो सेम है, सेम भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है. तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो O पर इन दोनों की वजह से तो कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगी नहीं. अब बचे ये दोनों चार्जेस. तो इसकी वजह से जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस Q चार्ज की वजह से KQ/R² होगी और इस चार्ज की वजह से K 4Q/R² होगी. ऑब्वियसली ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ये फील्ड वीक है. तो जो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट होगा, देखो ये वेक्टर मैंने छोटा दिखाया है, ये वेक्टर मैंने लंबा दिखाया है, और इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रॉन्गर फोर्स फील्ड की तरफ होगा. दैट मीन्स टूवर्ड्स A. तो नेट फील्ड में केवल 2 फील्ड्स कंट्रीब्यूट करेंगी, 4Q की और Q की. तो ये 4Q की फील्ड KQ/R² और ये Q की फील्ड. सिंपल आंसर आपका आएगा K 3Q/R². अब आप चुपचाप जो वैल्यूज़ दी हैं
वो वैल्यूज़, k की 9 इंटू 10⁹ 3, q की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड तो हो गया इतना और डायरेक्शन हो गया फ्रॉम O टू A, टूवर्ड्स A। सिंपल, आसान है बेटा। अगला सवाल भी हमने बोर्ड से लिया है 2016 से, दिस इज फ्रॉम 2016। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप वेज 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन and this drop, this is written in points. The second point of the question is that drop is suspended in a uniform electric field of intensity 2 into 10⁻³ Newton per coulomb. Question is that find charge on the drop and direction of the field. तो अब ये रही हमारी ऑयल ड्रॉप। इस ऑयल ड्रॉप को अर्थ नीचे की ओर खींच रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है और ये उसमें सस्पेंडेड है, यानी हवा में इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ग्रेविटी को ऊपर की ओर कोई फोर्स बैलेंस करेगा तभी तो ये पॉसिबल है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी QE ऊपर की ओर है। अब अगर चार्ज को आप पॉजिटिव लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E ऊपर की ओर होगी। तो mg यानी वेट ये गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये दोनों इक्वल होंगे तो हम Q निकाल लेंगे। Q इज वेट ऑफ द ड्रॉप अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, इतने कूलम चार्ज आ गया और क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं दिया था इसलिए हमने इसे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अगर वो इसे निगेटिव चार्ज देते तो हम अकॉर्डिंगली वेक्टर्स बनाते। ठीक, अच्छा अभी क्या है कि निगेटिव चार्ज अगर होता, इन केस निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर की ओर तब लग सकता है जब फील्ड नीचे की ओर होती। तो अगर उन्होंने निगेटिव चार्ज कहा होता कि चार्ज तो निगेटिव है, मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को तब नीचे की ओर लगाते। बस इतना चेंज आ जाता, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहता। इजी था। इसी तरह से 2012 का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फाइंड इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय द बॉडी। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो कि बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन खोए या पाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑफ दिस बॉडी। तो n की वैल्यू सिंपली q अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब दो ऐसे सवाल पर चलते हैं जिनकी प्रैक्टिस हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझा है, उसको अप्लाई करना इस क्वेश्चन से सीख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 1 मीटर पे एक Q1 चार्ज है और x इक्वल टू 4 मीटर पे एक Q2 चार्ज है। बताओ इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड x y इक्वल टू 3 पर कितनी होगी। अब अगर हम वेक्टर्स बनाएं, रिजॉल्व करें, कंपोनेंट निकालें और तब रिजल्टेंट निकालें, तो क्योंकि यहाँ पर एंगल्स इतने क्लियर नहीं दिए हैं, देखो जैसे कि स्क्वायर के केस में होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में होते हैं, एंगल बड़े क्लियर होते हैं, तो हमारे लिए रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स की हेल्प से रिजल्टेंट निकालना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ज़्यादा शॉर्टकट होगा। कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो हमने कहा कि यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखा और फिर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से रिपल्शन इस तरह से होगा। ये निगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से अट्रैक्शन वेक्टर ऐसे लगाएंगे। तो बस यही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हो गए। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू चार्ज एट ए, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म, ये दोनों वेक्टर्स हैं ना, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लें और फिर वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दें तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आ जाएगा। तो ना तो हमें डायरेक्शन की चिंता करनी पड़ेगी, ना हमें मैग्नीट्यूड की, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो देखो, हम सबसे पहले हमको जो ई ए लिखना होगा वो कैसे लिखना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड होगा। और इसे वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई राइट साइड में करना होगा। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। अब यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो हमने यूनिट वेक्टर की जगह ये रख दिया। तो अगर इसकी जगह आप ये रखोगे तो ये आर नीचे आर क्यूब बना देगा, और ऊपर आपको इस आर का, आर समझ रहे हो, ए से इस पॉइंट पी तक की पोजीशन वेक्टर है ये आर, ये है आर ए पी, पोजीशन वेक्टर ए पी। ये है पोजीशन वेक्टर बी पी। तो आप इस वेक्टर को यहाँ पर ले आए, और ये निकालना बहुत आसान होता है। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो हमने सबसे पहले समझा कि भाई ई के लिए हमको r पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में, और फिर इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब नीचे रखना है। तो r कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले, चलो bp कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट y तो 3 है और x कितना है इसका 0। इसका कोऑर्डिनेट देखो, x तो 4 है और y कितना है 0, क्योंकि x एक्सिस पर है। तो bp क्या हो गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, bp आ गया। ठीक है ना, ये वाला पोजीशन वेक्टर आ गया। उसके बाद पोजीशन वेक्टर AP कैसे हो गया, y2 माइनस y1, y2 3 y1 0, x2 माइनस x1, x2 0 x1 1। तो ये जे कैप के साथ और ये आई कैप के साथ आ गया, यानी हमको AP भी मिल गया। ये दोनों मिल गए तो हम इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए रेडी है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज ए के चार्ज की वैल्यू अपॉन जो AP वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पर AP वेक्टर खुद, AP वेक्टर ये रहा, AP वेक्टर खुद। तो देखो, मैग्नीट्यूड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट और इसका क्यूब, जबकि AP वेक्टर खुद ये है। सिमिलरली अगर आप फील्ड ड्यू टू बी लिखें, ये देखो, तो फील्ड ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, के चार्ज की वैल्यू कूलम्स में, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा BP वेक्टर और यहाँ उसके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो BP वेक्टर है -4i प्लस 3j, और इसके मैग्नीट्यूड का कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट का क्यूब। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया और फिर वेक्टर फॉर्म में इन दोनों को अगर ऐड कर ले तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वही आंसर होगा। उसी में आपका डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, उसी में आपका मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड है। तो हमने B और A पर जो चार्जेस थे उनको सिंप्लीफाई करके लिखा, देखो, और फिर सिंपली उनको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लिया। जब हमने वेक्टर फॉर्म में ऐड किया तो सिंप्लीफाई करेंगे, आप आराम से कैलकुलेशन करके और फिर मैच कर सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा।
AP की जगह हमने जब ये रखा था, देखो √10 का क्यूब था, तो √10 का क्यूब हो जाएगा 10√10। 10√10 में √10 कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ 10 बचा। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये 25 हुआ, 25 का मतलब 5, अंडर रूट से बाहर आया तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब हो गया 125। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है, ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर हमने सिंपली वेक्टर फॉर्म में ही ऐड करी। जो कॉमन हो रहा था उनको कॉमन लिया, k कॉमन हो रहा था दोनों से, 10⁻⁻6 कॉमन हो रहा था और अंदर बचता था ये। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर मिल गया। तो ये वेक्टर फॉर्म कहाँ इम्पॉर्टेंट है और कैसे यूज़ करेंगे, उसका ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और आपको सीखना चाहिए। और इसी तरह से ये एक और 19 का ही 2019 मेंस का आसान सा सवाल है। उन्होंने कहा कि कैपिटल Q 0 पर रखा है ओरिजिन पर और D पर, और स्मॉल q D/2 पे रखा हुआ है, और इन दोनों की वजह से जो फोर्स है ओरिजिन पर वो 0 है। तो Q की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया, पहले डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद हमने इसको तो पता ही करना है, तो इसका फोर्स पहले इस पे लगा के देखा, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और जो वेक्टर है वो इस जिस चार्ज पे लग रहा है वहाँ से वेक्टर का टेल, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट बहुत बेसिक हैं, बार बार बता रही हूँ, जिससे जिस भी बच्चे को क्लियर नहीं है वो इस पे ध्यान दे। तो वेक्टर का टेल हमने उस चार्ज पे लगाया, से स्टार्ट किया जहाँ जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, और रिपल्सिव है तो अवे फ्रॉम द टू चार्जेस। तो अब हमने देखा कि इसकी वजह से फोर्स इधर है। अब अगर इस पर फोर्स 0 होना है तो इसका मतलब इसकी वजह से फोर्स इसका उल्टा होना चाहिए। तो हमारे पास सिंपल बात आ गई कि जो Q है वो अगर निगेटिव होगा तभी अट्रैक्शन फोर्स लग सकेगा, और जब दोनों ऑपोजिट होंगे तब दोनों अगर इक्वल हैं तो नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमने कहा Q शुड बी निगेटिव। Q शुड बी निगेटिव, तो हमने Q की वजह से, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये निगेटिव है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमने लगा दिया इस डायरेक्शन में। दिस इज फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A। और अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर 0 होगा। तो हमने फोर्स ड्यू टू A लिख लिया, K Q1 Q2 अपॉन D/2 स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू Q लिख लिया, K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, देखो तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास Q/4, और उसकी वैल्यू Q/4 है, लेकिन उसका नेचर माइनस निगेटिव है। बस ये हमारा आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल हमें बेसिक पता होने चाहिए कि फोर्स कैसे लगाना है, कब फोर्स 0 हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे करके देखे जिसमें डिस्क्रीट चार्जेस थे, डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखे थे, और हमें किसी एक पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, फोर्स निकालना था, सब हो रहा था ठीक से। लेकिन अब हमको एक प्रॉब्लम दी गई कि भाई ये चार्ज रॉड है और इससे P डिस्टेंस, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पर फील्ड निकालो। अब प्रॉब्लम ये आई कि कूलम्स लॉ तो एक पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है और ये तो कंटिन्यूअस चार्ज है, स्प्रेड है रॉड के ऊपर। सिमिलरली एक शीट, इससे P डिस्टेंस पर, इस पे भी चार्ज स्प्रेडेड है। इसी तरह से एक स्फेयर ले लिया, स्फेयर पे चार्ज स्प्रेडेड है और इससे P डिस्टेंस पर, सेंटर से P डिस्टेंस पर फील्ड बतानी है। अब इन सब को आप कूलम्स लॉ से कर सकते हैं। अगर आप इस रॉड का ही केस ले लो तो आपको कैसे करना होगा कि आपको इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना होगा, और उसके बाद हर पार्ट का फील्ड यहाँ पे निकाल के और फिर उसको ऐड करना होगा। और इसके लिए मान लो कि हमने यहाँ से एक छोटा सा पार्ट एलिमेंट हमने डिसाइड किया कि ये DL लेंथ का एलिमेंट है।
यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए हमको +1 कूलम का इमेजिन करना पड़ा, रखा हुआ है। तो इस पॉजिटिव एलिमेंट को, जिसे हम पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, ये इतना छोटा है, P पर जो फील्ड होगी वो इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स अवे फ्रॉम दी बोथ चार्जेस होगा, तो फिर फील्ड भी होगी। लेकिन अगर यही एलिमेंट हम नीचे सेलेक्ट करें, तब इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा या फील्ड लगेगी उसकी वैल्यू भी कुछ और होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो गई और उसकी डायरेक्शन भी कुछ और है। यानी हर एलिमेंट के वजह से जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन हर एलिमेंट की वजह से चेंज होगी। अगर एलिमेंट यहाँ लिया तो फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और ये डिस्टेंस बदल गई तो वैल्यू भी बदल गई। एलिमेंट यहाँ लिया तो फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, डिस्टेंस बदल गई ये वाली, तो वैल्यू भी बदल गई। यानी हमको हर पार्ट के कैलकुलेशन को बहुत सावधानी से करना होगा और ये आसान नहीं रह जाता है। सिमिलरली आप समझ सकते हो कि रॉड का केस अगर इस तरीके, ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेट करेंगे, नहीं, ये कैलकुलेट करके मैंने अलग से बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये तुम्हें समझ आ रहा होगा। सिमिलरली ये केस हो या ये केस हो, इस पॉइंट को आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसकी वजह से जो फील्ड है, इधर जो छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसकी वजह से जो फील्ड है, इधर छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसकी वजह से जो फील्ड, आप देख रहे हो कि अलग अलग डायरेक्शन में है। और कूलम को ये प्रूव करने में कि इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मानकर इससे सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, इसे हम पॉइंट चार्ज की तरह डील कर सकते हैं, उनको बहुत कैलकुलेशन करके प्रूव करना पड़ा। अगर हम इसको पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये आसान नहीं है। तो गॉस एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने मैथमेटिक्स में टेक्निक्स का यूज़ करके हमको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्म दिया। बस उन्होंने कहा कि ये गॉस लॉ सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल है जो सिमेट्रिकल हैं। जैसे अगर आप इस केस को देखो, ये एक रॉड है फाइनाइट लेंथ की और इस पॉइंट पर P पर निकालना है, तो ये लंबा है और ये छोटा है। यानी इस हिस्से से जो फील्ड निकलेगी उनका रिजल्टेंट और इस हिस्से से जो फील्ड निकलेगी उनका रिजल्टेंट अलग अलग मैग्नीट्यूड का होगा और फिर आपको उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन हो, यानी कि ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ की हो, तो P से ये और नीचे वाला पार्ट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। सोचो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है मतलब P इसका हर हालत में मिड पॉइंट जैसा रहेगा और तब इधर के हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर के हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आएगी और दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा, वो आसान होता है। तो गॉस ने कहा कि मेरे पास टेक्निक तो है, लेकिन वो सिमेट्रिकल सिचुएशन में एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी सिमेट्रिकल सिचुएशन, यानी कि ये जो शीट है ये इनफाइनाइट लेंथ की हो, इनफाइनाइट एरिया की हो। इसी तरह से ये तो सिमेट्रिकल सिचुएशन है ही, केवल इतना कि इसको प्रूव करना पड़ा कूलम को, न्यूटन को, कि ये जो है ये सेंटर पे, इसका चार्ज जो है सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है और इसको सिमेट्रिकली सिचुएशन मान के किया जा सकता है। लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का या इनफाइनाइट एरिया को होने का मतलब कुछ बहुत अलग नहीं है बेटा। इतना बड़ा रॉड नहीं ढूंढना रहता है जिसका एंड न दिखे। असल में जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं वो ही इनफाइनाइट लेंथ के कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती हैं। जैसे अर्थ पर अगर हम हैं तो हम एज एन ऑब्जर्वर इतने छोटे हैं अर्थ के साइज से कि हमें अर्थ का एंड नहीं दिखता। तो अगर हमें पता ना हो, हम स्पेस पे जाके अर्थ को देख ना आए हो, हमारे लिए अर्थ एक इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर है या इनफाइनाइट साइज है अर्थ का हमारे लिए। तो इनफाइनाइट साइज ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। मतलब अब ये एक फाइनाइट लेंथ की चार्ज रॉड मान लो
और ये रहा हमारा ऑब्जर्वर, ना सिर्फ ये छोटा है बल्कि रॉड के बहुत पास है। तो अगर ये छोटी सी चींटी हो तो तुम सोचो कि ये जो रॉड है ये इसके लिए इनफाइनाइट लेंथ की हो गई ना। तो ये प्रैक्टिकल केस में ऑब्जर्वर छोटा है, और ऑब्जर्वर छोटा ना भी हो अगर वो इस रॉड के बहुत नज़दीक है तो उसके लिए ये जो रॉड है वो इनफाइनाइट लेंथ की हो गई। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस तरीके से बाकायदा एप्लीकेबल है कि एक फाइनाइट लेंथ की रॉड आपके लिए, ऑब्जर्वर के लिए, बहुत क्लोज से देखने पर इनफाइनाइट लेंथ की डील की जा सकती है। सिमिलरली ये शीट, अगर ये ऑब्जर्वर इस शीट के बहुत पास है तो ये शीट ऑब्जर्वर के लिए इनफाइनाइट लेंथ की हो गई, एरिया की हो गई। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि एक फाइनाइट लेंथ की एरिया की जो रॉड है वो ऑब्जर्वर के लिए इनफाइनाइट एरिया की डील की जा सकती है, जो कि आप कैपेसिटर में देखते हो। कैपेसिटर में आप एक ये लेंथ लेते, एक शीट लेते हो, उसके ऊपर मान लो कि आप एक एल्युमिनियम फॉइल लो, ठीक है, ये मान लो कि एल्युमिनियम फॉइल है। एल्युमिनियम फॉइल पर आपने एक पेपर रखा, न्यूज़पेपर, और उसके ऊपर आपने दूसरी एल्युमिनियम फॉइल रख दी। अब इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम बना आपका, जिसमें एक ये एल्युमिनियम फॉइल, बीच में न्यूज़पेपर और ये एल्युमिनियम फॉइल, ये आपका कैपेसिटर बन गया। आप एक वायर यहाँ स्टिक करो, एक वायर यहाँ स्टिक करो, और दोनों को किसी बैटरी से 5 वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये आपका एक कैपेसिटर हो गया। अब तुम सोचो कि जो कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं वो कितना पास पास हैं, उनके बीच की डिस्टेंस सिर्फ एक ये न्यूज़पेपर की थिकनेस है। तो आप सोचो कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर इस शीट के, कैपेसिटर शीट के इतना पास है, उसके लिए ये शीट एक इनफाइनाइट कंडीशन ही तो हो गई। तो ये इनफाइनाइट एरिया, इनफाइनाइट रेडियस, इनफाइनाइट लेंथ एक बेहद प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन है। तो आप गॉस लॉ को बहुत सारी केसेस में फ्रीक्वेंटली, फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हमें गॉस लॉ की टेक्निक को सीखना है। तो अब हम गॉस लॉ सीखेंगे।